नमस्कार दोस्तों। पहला चैप्टर हमने विश्व के भूगोल का किया था और उस पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन स्टार्ट किया था। वैसे बात करें तो पूरी जितनी भी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन चैप्टर्स के अंतर्गत इसको हमको बांट के क्योंकि अध्ययन करना है, तो ब्रह्मांड के बारे में जितना भी अध्ययन हुआ था वहां हम सौरमंडल तक पहुंच गए थे। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सौरमंडल के बारे में जो भी चर्चाएं हमने की थी वो बेसिक चीजें थी, लेकिन सूर्य एक तारा है और जो तारा है तो आपके दिमाग में एक बात ये भी आनी चाहिए कि सन एक अगर स्टार है तो इस स्टार की भी अपनी कोई लाइफ होगी। मैंने बात भी की थी कि ये लगभग अनुमानित है कि 10 अरब वर्ष लगभग इसकी लाइफ है। अगर हम इसको मान लें, और ये भी हमने कहा था कि आधी जिंदगी ये जी चुका है, यानी कि आधी जिंदगी जी चुका है तो कुछ दिन बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो एक प्रश्न आता है कि कैसे हम सूर्य को डिफाइन करें कि उसकी जिंदगी कैसे होती है। जैसे हमारी जिंदगी में पहले हम जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, हम जवान होते हैं, धीरे धीरे हम वृद्ध होते हैं। कोई एक्सीडेंट ना हुआ तो वृद्ध होके कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद जाते हैं। सूर्य भी ऐसा ही है, सबकी लाइफ साइकिल होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी प्रकृति में सबकी लाइफ साइकिल है, सूर्य की भी लाइफ साइकिल है। और अगर सूर्य की लाइफ साइकिल है तो सूर्य अकेला नहीं है, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे स्टार हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल है। तो अब हमको बात करना है कि कोई तारा कैसे अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है। चलिए देखते हैं इसको। तारे की अगर हम बात करें कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, कैसे वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, तो तारों को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांटते हैं। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो कोई तारा है वो तारा किस तरीके से पहले बनता है। और अगर ये हमको समझ में आ गया कि वो कैसे बनता है तो हम ये भी समझ जाएंगे कि वो कैसे आगे अपने जीवन को बढ़ाता है। हमने बताया था कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड के निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले कुछ गैसीय पिंड थे। बिग बैंग सिद्धांत में हमने पढ़ा था, धूल के कण थे, विस्फोट हुआ, वो चारों तरफ मंडरा रहे थे और चारों तरफ मंडराने के बाद में उसमें धीरे धीरे एकत्रीकरण हुआ। एकत्रीकरण होने के बाद में अलग अलग आकार के पिंड बन गए। तारे की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो पहले एक नेबुला था। एक नेबुला, एक पिंड कुछ ऐसा हुआ करता था और वो बहुत तप्त था, इतना तप्त था कि उसमें विस्फोट हुआ। और अगर विस्फोट उसमें हुआ तो पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ऐसे ही पदार्थ से अगर तारों की भी रचना हुई है तो वो पदार्थ उसमें मौजूद है। हमने ये भी बात की थी कि जो सन है, सन की अगर हम बात करें तो सन में अंदर जो इसके ऊर्जा का स्रोत है, तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के दौरान जो एनर्जी मुक्त होती है, यही एनर्जी सूर्य के एनर्जी का मुख्य कारण है। और इसी से जितने भी ग्रह हैं वो चमकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी ग्रह के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है, किसी भी उपग्रह के पास कोई ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन जो तारे होते हैं तारों के पास अपनी ऊर्जा होती है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है। ये हीलियम में जो हाइड्रोजन का परिवर्तन है यही कारण है। और अगर ऐसा हो कि उसके नाभिक में हीलियम समाप्त हो जाए, हीलियम अगर समाप्त हो जाए या ऐसे कहें हाइड्रोजन समाप्त हो जाए, और अगर नाभिक में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो अंदर का जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर डाउन पड़ने लगेगा और सूर्य के बाहर का टेम्परेचर जो इस समय मौजूद होगा ये टेम्परेचर अपेक्षाकृत जो अंदर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से ज्यादा होगा। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर कम, दोनों में तापांतर होगा और तापांतर होने के कारण अंदर का जो केंद्रीय भाग है वो संकुचित होने लगेगा। और संकुचित तब तक होगा जब तक कि उसमें कुछ परिवर्तन ना हो जाए। संकुचित होगा तो बाहर का हिस्सा तो रेड कलर का दिख रहा है, बाहर का हिस्सा रक्ताभ है ना, लेकिन अंदर का जो हिस्सा होगा वो संकुचन के कारण एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो कार्बन में परिवर्तित होने लगेगा। कार्बन में परिवर्तित होने के बाद में यही जो पदार्थ है ये कार्बन में परिवर्तित हुआ और कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसको कार्बन आप करिए, कार्बन में परिवर्तित हुआ
और कार्बन में परिवर्तित होने के बाद में जब और क्रिया होगी तो धीरे धीरे यही कार्बन आयरन जैसे ठोस पदार्थ में बदलने लगेगा, और जब ये आयरन में बदलेगा तो फिर इसमें एक विस्फोट होगा, और जैसे ये विस्फोट होगा, तीव्र विस्फोट होगा, तो इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट तो हो गया। अब इसमें जब तारे जो होते हैं, तारे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब यहां से कुछ बात आपको समझनी है, अभी तक तो ये कहानी थी। अब इसमें जब ये विस्फोट हुआ तो विस्फोट में दो चीजें हैं। एक, हमने जब ये विस्फोट हुआ तो हमने एक शुरुआत में जब तारे का निर्माण हुआ था तो हमने कहा कि एक तारा है जो कि एवरेज स्टार है, और दूसरा एक तारा है वो मैसिव स्टार है। मैसिव का मतलब थोड़ा सा बड़ा स्टार है। एवरेज स्टार जब ऐसा विस्फोट होता है तो धीरे धीरे ये रेड जियांट में परिवर्तित होने लगता है, और जो मैसिव स्टार है सेम इसके साथ भी यही होता है, और ये रेड सुपर जियांट में परिवर्तित होने लगता है। सुपर इसलिए क्योंकि ये मैसिव है। बाहर का हिस्सा इसका रेड कलर का दिखता है, अंदर का हिस्सा क्योंकि संकुचित हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। अब होता यह है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद में अगर ये तारे का द्रव्यमान, जो ये मैसिव और एवरेज है, तारे का द्रव्यमान 1.4, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां एक कॉन्सेप्ट आने वाला है जिस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 1.4 ms। ms क्या है? m फॉर मास और s फॉर क्या? सन। क्योंकि सन के बारे में हम जान रहे हैं, ज्यादा अध्ययन हमने किया है, तो सन से तुलना करके हम दूसरे अन्य तारों के मास को देखेंगे, उनके द्रव्यमान को देखेंगे। तो यहां पर सूर्य के द्रव्यमान, सन के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो जिसका द्रव्यमान 1.4 ms से यानी कि 1.4 गुने से ज्यादा होगा तो उसके साथ का क्या होगा, और कम होगा तो उसके साथ क्या होगा। जो भी तारे जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने से कम होता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर वो श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन दूसरा, यानी कि इससे बनेगा जिसका 1.4 से कम होगा, वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जिनका द्रव्यमान 1.4 गुने से ज्यादा होगा, उनका परिवर्तन होता है किसमें? न्यूट्रॉन स्टार में। न्यूट्रॉन स्टार में क्यों होता है? ये भारी है, इनमें जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट में जो पदार्थ निकलेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उनके अंतर्गत न्यूट्रॉन भी होंगे। तो यहां जो भारी पदार्थ 1.4 से ज्यादा होता है, इनके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तेज गति से, इनकी स्पीड हाई होती है, और हाई स्पीड से ये क्या करते हैं, निकलकर बाहर चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर गए, पूरा खाली हुआ, तो इसके अंतर्गत अब बचते क्या हैं, न्यूट्रॉन बचते हैं। तो क्योंकि न्यूट्रॉन ही शेष बचते हैं, तो न्यूट्रॉन बचने के कारण इनको क्या कह दिया जाता है, न्यूट्रॉन स्टार। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है पल्सर। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, पल्सर। इनको पल्सर भी कहा जाता है। और यही पल्सर फिर से जब इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, और ज्यादा संघनित होंगे, और ज्यादा संकुचित होंगे, तो इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार को आप कह सकते हैं इनका परिवर्तन हो जाता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल में जब परिवर्तन हुआ, यानी ये बिल्कुल अंतिम अवस्था है। ब्लैक होल जिन पदार्थों से बना होगा उनके बारे में अगर हम बात करें, तो ब्लैक होल की जो ऊर्जा होती है, ब्लैक होल जो होता है, वो बहुत ज्यादा घनत्व ज्यादा वाला पदार्थ होता है। बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी पाई जाती है। डेंसिटी इतनी ज्यादा कि अगर इसका एक चम्मच ले ले, एक पड़ले पे रख दे, और एक तरफ हजारों हाथी रख दे, हजारों हाथियों को दूसरी तरफ रख दे, तो इसका एक चम्मच उन हजारों हाथियों से ज्यादा होगा। इतना ज्यादा डेंस होता है, इतना ज्यादा घनत्व होता है कि उस घनत्व के आगे ये पदार्थ दिखाई नहीं देता है। इतना भारी पदार्थ पूरा काला होता है, इसीलिए ब्लैक होल कहा जाता है ना। और ब्लैक होल में जब ये परिवर्तन हो जाता है, इतना भारी पदार्थ जो अदृश्य प्रकार का होता है, आप सोचिए कि वो अगर आपके सामने रहेगा भी तो दिखाई नहीं देगा, इतना डेंस।
अब बात आती है कि ये 1.4 ms की जो बात थी, ये किसने कही थी, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो भारतीय हैं और उनका नाम है चंद्रशेखर, और उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। तो 1.4 ms यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1/4 गुना से कम या ज्यादा का जो कॉन्सेप्ट था, उसको चंद्रशेखर ने दिया था। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या इसमें करते हैं, तो आप इसको बता देंगे। चंद्रशेखर सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है, ये आपको समझ में आ गया। ब्लैक होल आप देख नहीं सकते, ब्लैक होल इतना ज्यादा डेंस है। ब्लैक होल आया कहां से, ब्लैक होल नाम किसने दिया, ब्लैक होल की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ब्लैक होल जो है, इसको, ये जो ब्लैक होल है जहां ये परिवर्तन हुआ है ब्लैक होल में, ये इसको नाम दिया था जॉन व्हीलर ने। जॉन व्हीलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्लैक होल का, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तारों के बारे में बात हुई कि तारे कैसे बनते हैं, कहां से स्टार्ट हुए, और जब बन तो गए थे वो, जब हम ब्रह्मांड की संकल्पना पढ़ रहे थे, और फिर वो कैसे खत्म हो जाते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार कैसे होती है, जैसे सन की होती है, उसी की तरह लाइक ए सन अन्य तारों की भी होती है। तो सूर्य के बारे में ये बातें, जो एक तारे के रूप में सूर्य है, उसके बारे में ये बातें जरूरी थी। अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। सूर्य के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और सूर्य के बारे में क्या, सौरमंडल के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। सौरमंडल के बारे में जो डिस्कशन हमने किया था, उसमें बेसिकली हमने उन सारी चीजों को देख ली थी जो जीके के पार्ट है। हमने बताया था कि सौरमंडल के सेंटर में सूरज है, और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अगर इसको और अच्छे से आपको समझना है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऐसा कुछ। इससे भी अच्छा समझना है तो आप इस वीडियो को देख के और अच्छा समझ सकते हैं, और या ऐसा इस फिगर में आप पहले समझिए कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रहों का ये पथ है, मार्ग है, वे है जिस पे ग्रह चलते हैं। इसके क्रम के बारे में भी हमने बात की थी कि सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ऐसे करके ये क्रम है। सेंटर में आप सूर्य को देखिए, सेंटर में ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सबका सब अपना अपना एक रास्ता है, सबका अपना अपना एक मार्ग है। किसी के मार्ग को कोई ओवरलैप नहीं करता है। अगर ओवरलैप करेगा तो वो ग्रह के सिद्धांत को कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, और इसी कारण से जो प्लूटो था, है ना, अरुण वरुण यम की जो बात होती थी, तो यम को हटा दिया गया 2006 में, उसको हटा दिया गया था, क्योंकि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब वो नहीं है, क्योंकि वो ओवरलैप भी करता था और बहुत सारी बातें थी। खैर, वो अब नहीं है। 8 ग्रहों के बारे में हमको पढ़ना है। 8 ग्रहों के साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, उन उपग्रहों के बारे में भी हमको पढ़ना है, एक एक ग्रह करके, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन ग्रहों को लेके हम चलेंगे। हमने ग्रहों के बीच की दूरी के बारे में भी बात की थी, उसको भी हमने समझा था। कल एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था, और उस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट था कि जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसकी अवधि और उसके वेग को लेके, वहां पर मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं, परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा, और परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा। उसमें आरोही और अवरोही की बात हमने की थी। तो अब उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कुछ लोगों को अगर हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो। अब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, अब इन ग्रहों के चक्कर में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे एक तो ग्रह मान लीजिए कि कोई चक्कर लगा रहा है, तो वो ग्रह किसी वेग से चक्कर लगाएगा, और इसमें एक पैटर्न पाया जाता है। वो पैटर्न क्या है, किसी भी ग्रह का जब आप उसकी बात करेंगे वेग के बारे में या उसकी अवधि के बारे में बात करेंगे, तो जो प्रश्न बनेगा उसमें उल्टा संबंध होगा। ये आपको पता है, जो ग्रह जितनी तेज चलेगा उसको समय उतना कम लगेगा, मार्ग पे भी डिपेंड करता है। इसमें एक पैटर्न पाया जाता है। अवधि की अगर हम बात करें तो सबसे कम, जो सबसे नजदीकी ग्रह है उसको समय लगता है। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, तो बुध को सबसे कम समय यहां पर लगता है। बुध जो है वो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। बुध से ज्यादा समय किसको लगता है, शुक्र को, और शुक्र से ज्यादा समय लगता है पृथ्वी को। और ठीक इसी तरीके से आगे के जो ग्रह हैं उनको भी समय लगता चला जाता है। आगे आप बढ़ते चले जाएंगे
तो उनकी जो अवधि है परिक्रमा की एक पैटर्न है, ग्रहों से बढ़ती दूरी। तो बढ़ती दूरी आप देखेंगे तो इस दूरी के क्रम में आप अवधि को भी रख सकते हैं, उनके परिक्रमण की जो अवधि है वो बढ़ती चली जाती है। और जो वेग है, वेग के अनुसार अगर हम देखें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? सबसे ज्यादा वेग होगा वरुण का। प्लूटो को इसमें हटा दीजिए, ये प्लूटो भी इसमें कंसीडर है, लेकिन अब प्लूटो जो है वो नहीं रह गया है ग्रह के रूप में, अब इसको हम नहीं जानते हैं, तो प्लूटो को यहां से आप हटा दीजिए। अब देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा वेग किसका है, तो आप कहेंगे नेपच्यून का, उससे कम यूरेनस का, उससे कम सैटर्न का, उससे कम जुपिटर, फिर मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी, यानी एक दूसरे में उल्टा संबंध पाया जाता है। लिस्ट एक ही है। परिक्रमण की अगर अवधि आपसे पूछी जाए तो सबसे ज्यादा, अगर अवधि के क्रम में आप सजाएंगे इसको अवधि, तो अवधि में, और दूसरा आप एक लिस्ट बनाइए वेग, अवधि सबसे कम किसकी होगी, तो आप बुध से शुरू कर दीजिए। और वेग सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किसका होगा, तो आप वरुण से शुरू कर दीजिए। और अगर एक ही लिस्ट आपको याद करनी है, बुध से आप वरुण तक जाइए, ये हो जाएगी अवधि सबसे कम, यानी कि ये आरोही क्रम में हो जाएगा। अवधि सबसे कम है यानी कि ये आरोही क्रम है, ये बढ़ता जा रहा है। और वेग को अगर आप अवरोही कर देंगे, अवरोही, तो यही चीज जो यहां पर हमने की थी, यही चीज अगर इसको अवरोही इधर पलट दे रहे हैं तो यहां से ये सीधा हो जाएगा बुध से वरुण तक। तो आप जैसे भी याद कर लें, उल्टा संबंध इसमें होता है। अब चलिए हम चलते हैं, एक एक ग्रह के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ग्रहों के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो चक्कर लगा रहे हैं, अगर इनके बारे में हम बात करें, ग्रहों के चक्कर के साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी कैसे एक इमेज आपके सामने आती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सोलर सिस्टम कैसे पूरा ये मूवमेंट होता है, जिसमें आपको सोलर सिस्टम की पूरी गति समझ में आ जाए। आप इसको देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप इसको उठा लीजिए। अब ये पूरे ग्रह, नक्षत्र, तारे सब इसमें भ्रमण कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक मूवमेंट होता रहता है। ठीक है ना। आप 1 मिनट, इसमें इतना अच्छा नहीं है, दूसरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जो ये प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, आप अगर वीडियो इसमें सर्च करेंगे तो कुछ वीडियोस आपके सामने यहां पर आ जाएंगे, सोलर सिस्टम वीडियोस। ना भी आए तो कोई, ये देखिए, ये वाला मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसको देखिए। जैसा आप हम पढ़ लेते हैं वैसा कुछ आसान ये नहीं होता है। इसमें आप इसको मूवमेंट को देखिए, सारे ग्रह कैसे चल रहे हैं एक दूसरे के पथ को बिना, भाई ऐसे टकरा जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। ये आपका सूरज है, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है ना, बृहस्पति है, सन है, अरुण है, वरुण है, मंगल भी इसमें बीच में छूटा। तो इस तरीके से ये गति करते रहते हैं, ये ऐसे चलता रहता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी गतियां होती है, पृथ्वी की कैसी गति है, दिन रात कैसे होते हैं, वो बात की बात है, अभी हम उसको कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रहों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम ग्रह उठाते हैं जो कि सबसे नजदीकी ग्रह है, और उस ग्रह को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, ये तो आपको पता ही है, वो है आपका बुध। अब बुध ग्रह के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर बताइए या इसकी कुछ विशेषताएं बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे नजदीकी सूर्य ये है, और सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह यही है बुध। ये है आपका मरकरी। मरकरी या बुध, इसके बारे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। एक तो सबसे बेसिक बात है, सबसे बेसिक बात है कि ये सबसे नजदीकी ग्रह है। सबसे पास में सूर्य के कौन है जो चक्कर लगा रहा है, तो वो बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सबसे, थोड़ा सा मैं यहां लिखे दे रहा हूं, बाकी आप नोट करते ऐसे चलिएगा। सबसे नजदीक है, सबसे छोटा भी यही है। मैंने बताया कि परिक्रमा की जो अवधि है केवल 88 दिनों में ये पूरी परिक्रमा कर लेता है। सबसे कम समय में
सबसे कम अवधि अगर किसी को लगती है तो बुध को ही लगती है। छोटा सा परिक्रमा पथ होगा, सूर्य के बिल्कुल पास है और चारों तरफ ये चक्कर लगा लेगा। तो इसकी परिक्रमण जो अवधि है, परिक्रमण अवधि भी सबसे कम है। परिक्रमा का मतलब आप समझते हैं? परिक्रमण अवधि जो है वो सबसे कम है। परिक्रमा का मतलब होता है कोई चीज आप लिए, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना, परिक्रमा करना। जैसे आप मंदिर होता है और मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरीके से सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा कर रहा है। सबसे कम अवधि इसी को लगती है, सबसे कम समय इसी को लगता है। अगर हम दो तरीके से बात किए थे, ग्रहों को दो तरीके से हमने डिसाइड किया था, वो बात करें तो ये आंतरिक ग्रह है। 1 मिनट, यहां से आप लीजिए ये, तो ये आंतरिक ग्रह है। और दूसरा जो है ये आपका यहां पे देखिए, ये वाला जो ग्रह है, यहां से जुपिटर से, बृहस्पति से शुरू करेंगे तो ये आपका आंतरिक ग्रह हो जाएगा। यहां से शुरू करिए, मैं ऐसे इसको किया दे रहा हूं दूसरे कलर से, वो गलत एक लाइन खींच गई है। यहां से इधर का ये बाह्य ग्रह है और ये आंतरिक ग्रह है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। तो बुध किसका हिस्सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए? आंतरिक ग्रहों का। वीनस किसका हिस्सा है? शुक्र, आंतरिक ग्रहों का। पृथ्वी भी आप आंतरिक ग्रहों में काउंट करेंगे, और पृथ्वी के बाद में आप आएंगे मार्स पे, मंगल पे, ये भी आंतरिक ग्रह में आता है। और फिर यहां से जुपिटर से आपका शुरू हो जाता है और यहां तक नेपच्यून तक, ये क्या आता है? ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है, या इसको जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इंटीरियर ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह इनको कहते हैं, और जोवियन या बाह्य ग्रह इनको कहते हैं, जो बृहस्पति से शुरू होते हैं। यहां पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर सूर्य से नजदीक होने के कारण बहुत ज्यादा है। बुध बिल्कुल पास में है सूर्य के, इस कारण से यहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण यहां पर जो वायुमंडल है, वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। वायुमंडल यहां पर नहीं पाया जाता है, वायुमंडल है ही नहीं है। और वायुमंडल जहां पर नहीं होगा वहां पर जीवन नहीं होगा, वहां पर जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन में गर्मी होगी और रात में टेम्परेचर एकदम से कम हो जाएगा। तो दिन का टेम्परेचर यहां पर डे ये बहुत ज्यादा गर्म होंगे, और जो रात है ये बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। दोनों कंडीशन बिल्कुल एक्सट्रीम पाई जाएंगी, और एक्सट्रीम कंडीशन के कारण यहां पर जीवन संभव नहीं है, किसी भी तरीके का कोई जीवन नहीं रहेगा। 560 डिग्री टेम्परेचर तक यहां पर दिन में तापमान पहुंच जाएगा। मतलब टेम्परेचर यहां 560 डिग्री, और रात में आप जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा। बहुत ही खराब स्थिति है, यहां पे वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी पर हम लोग जन्म लिए हैं तो भाग्यशाली हैं। दूसरा, साइंस ये भी कहता है कि जन्म लिए क्या है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, बुध पर संभव ही नहीं है, तो हम कैसे जन्म लेते हैं, है ना। बुध का जो दिन है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर एक दिन होता है। अगर आपसे कोई कहे बुध पे दिन होता है, बिल्कुल होता है, दिन रात तो होती ही है। तो हमारे यहाँ का एक दिन और वहां का 90 दिन हमारे यहाँ के एक दिन के बराबर होता है। अब आप कहिए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा दिन, तो वहां पे तो क्लासेज भी ना चल पाती, कैसे हम लोग क्लासेज करते? तो बुध पे हम लोग नहीं है, हम लोग पृथ्वी पे पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत छोटा है। पृथ्वी को अगर डिवाइड करें तो एक पृथ्वी में लगभग 18 बुध निकल आएंगे। 1/18वां है इसका आकार, बहुत छोटा सा है। मतलब इसका जो मास है, इसका परिमाण है, वो बहुत कम है। 1/18वां है पृथ्वी, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा है। और जो बुध है, बुध का कोई उपग्रह होगा? कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल नजदीक है, सब जल जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या फिर माइनस में या प्लस में, ऐसे याद रखिए। तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। को इसके चित्र जब लिए गए तो पता चला कि कुछ पर्वत है, क्रेटर है, मैदान है, लेकिन कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। आगे बढ़ते हैं। बुध के बारे में अगर हमने ये पढ़ लिया है, आगे चलते हैं। दूसरा है जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र। चलिए शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। वीनस और पृथ्वी, इसमें बहुत सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहली बात यह कि सबसे सूर्य से नजदीकी ग्रह तो बुध हो जाएगा। दूसरा निकटवर्ती जो ग्रह है, फिगर याद करिए, तो ये सेकंड निकटवर्ती ग्रह है।
सेकंड निकटतम ग्रह है, सेकंड निकटतम ग्रह है सूर्य से। दूसरे नंबर पर यह आता ही है, सूर्य की परिक्रमा बुध से ज्यादा दिनों में करता है। बुध केवल 88 डेज में करता था, इसको परिक्रमा करने में 2 to 5 डेज लगते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, सब सीख लीजिए, कहीं ना कहीं काम आएंगी। और ये जो सूर्य की परिक्रमा है, ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी की अपेक्षा उल्टा करता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, लेकिन शुक्र जो है ये सामान्य दिशा के विपरीत करता है। सूर्य की परिक्रमा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, तो ईस्ट टू वेस्ट करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है ये परिक्रमा। और ये पूछा जाता है, एक शुक्र है और एक अभी आगे आएगा वो भी उल्टा करता है, तो इसके बारे में ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये उल्टा दिशा में करता है। और सूर्य से तो इसकी दूरी सेकंड स्थान पर आती है, सेकंड निकटतम है, लेकिन अगर पृथ्वी से इसकी बात की जाए, पृथ्वी से सबसे निकट है, सबसे निकट है ये पृथ्वी से, इससे निकट पृथ्वी के और कोई दूसरा ग्रह नहीं है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। और सबसे निकट होने के साथ साथ इसके साथ और भी कुछ फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और वो फैक्ट डिपेंड करते हैं इस पे। हमारे यहां सूरज किधर निकलता है? पूरब में। यहां पे जो सूरज निकलेगा सूर्य, वो क्योंकि ये उल्टी दिशा में गति करता है, तो यहां हमारी अगर हमसे तुलना करेंगे तो यहां पश्चिम में निकलेगा, है ना। सुबह इसमें, शाम को पश्चिम दिशा में, आप देखिए इसको, मतलब यहां पे हमारे यहां सूरज शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, और यहां पे सूरज जो है उल्टा निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये उल्टी दिशा में गति करता है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसके बारे में कुछ और फैक्ट है। इसको पृथ्वी का जुड़वा भाई, जुड़वा बहन कहा जाता है। जो सामान्य बात है पृथ्वी के बारे में, तो इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो वो शुक्र है, ठीक है ना। अब इसके अलावा ये भी एक पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आकार है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए किसमें, कथन कारण में, तो दो चीजें हैं। एक तो इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के तरह है, बराबर है, और इसका जो द्रव्यमान है लगभग, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है इसलिए जुड़वा कहा जाता है, द्रव्यमान भी इसका पृथ्वी के बराबर है, तो आकार और द्रव्यमान के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, इसको कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा, क्योंकि ये शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। ये दिखाई भी यहां से देगा। ये अगर आप देखेंगे तो शाम को ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, शाम में इसको वेस्ट में आप देख सकते हैं, और सुबह में आप इसको ईस्ट दिशा में देख सकते हैं। अगर ये पृथ्वी से ऐसे दिखाई देगा तो इसको भोर और सांझ दोनों तारा कहा जाएगा, क्योंकि ये तारे की तरह नजर आता है, स्टार की तरह नजर आता है पृथ्वी से, इस कारण से ये संज्ञा इसको दी जाती है। कथन कारण सहित ये आपका तैयार हो गया। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्र का वायुमंडल पाया जाता है कि नहीं, तो शुक्र का वायुमंडल पाया जाता है, शुक्र पे अपना वायुमंडल है। अब इसमें बात आती है कि इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है। आजकल ऐसे घुस के प्रश्न अंदर से पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, और CO2 यहाँ पे लगभग जितना वायुमंडल में अन्य पदार्थ हैं टोटल को देखेंगे तो उसमें से 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ना। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है, इस कारण से यहां पर प्रेशर कुकर की तरह ये स्थिति पाई जाती है, बिल्कुल धधकता रहता है ना। तो ये ध्यान रखिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेशर कुकर की दशा कहां पाई जाती है, प्रेशर कुकर की दशा, एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा हम अगर लेके चलें तो प्रेशर कुकर की दशा कहां पाई जाती है, तो प्रेशर कुकर की दशा यहीं पर पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये अगर आपसे कहा जाए कि इसका कोई उपग्रह है, कोई कोप्लेनेट है, तो कोप्लेनेट इसका कोई नहीं है, कोई कोप्लेनेट इसका उपलब्ध नहीं है। जैसे बुध का कोई नहीं है, ऐसे शुक्र का भी कोई नहीं है, यानी कि दोनों नजदीकी ग्रह जो सूर्य के हैं उनका कोई प्लेनेट नहीं है। तीसरे नंबर पर आती है आपकी और हमारी सबकी प्यारी पृथ्वी। दिमाग में तो आपके क्लियर ही है कि पृथ्वी कहां पर है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। पृथ्वी अपना प्यारा ग्रह
अर्थ जिस पर हम रहते हैं, जिसकी हम खाते हैं, जिसको हम गंदा करते हैं, जिसको हम बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वो सूर्य से तीसरे क्रम पर उपलब्ध एक ग्रह है। इसकी पोजीशन थर्ड स्थान है इसका। बेसिक जो प्रश्न इससे बनेंगे वो सबसे बेसिक प्रश्न यही पूछ लिया जाता है जीके का कि तीसरे स्थान पर है सूर्य से देखा जाए। लेकिन आकार की दृष्टि से अगर हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा डिटेल, तो ये तो सूर्य से पोजीशन की बात हो गई कि सूर्य से इसकी जो पोजीशन है वो तीसरी है। अगर हम आकार की दृष्टि से देखेंगे तो ये पांचवा ग्रह है। आकार की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो फिफ्थ स्थान पर यह आता है, पांचवें नंबर पर इसकी स्थिति आती है। सूर्य से जब स्टार्ट करेंगे आप तो ये आपका सन हो गया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये आपका सन है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये आपका पृथ्वी है, और इसके बाद में इधर मंगल। तो यहां पर ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी का पोजीशन वैसे तीसरा है जो मैंने ये बताया। आकार की दृष्टि से देखेंगे तो आकार का मतलब साइज, तो ये फिफ्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ पोजीशन आ जाएगी। एक तरफ आपके ये वीनस पाया जाएगा और एक तरफ दूसरी तरफ आपके ये मार्स पाया जाएगा। एक तरफ वीनस है, एक तरफ मार्स है, और बीच में ये आपके अर्थ है। दोनों सीमावर्ती ग्रहों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट ये क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे चलती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर इस दिशा में लगाती है, ये ध्यान रखिएगा। वेस्ट टू ईस्ट ये चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर ये भ्रमण करती है। ठीक है। पृथ्वी का जो एक सबसे बेसिक फीचर है जिसके कारण से यहां पर दिन रात, मौसम परिवर्तन, बहुत सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको कैसे आप समझेंगे, इसको ऐसे समझिए। थोड़ा सा इसको हम मूव कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मूव करके हम अच्छे से आपको समझाना चाहते हैं। चलिए, आप लीजिए पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है। नीला ये आपका ग्रह है भी, क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति है, वायुमंडल पाया जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है इसको। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में अगर हम अक्ष का निर्माण करें तो बीच से ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो जाएगा। इसकी झुकाव की जो बात हम करते हैं कि ये झुकी है 23.5 डिग्री, उसको समझिए वो कैसे होती है। 1 मिनट। ये झुकाव कुछ ऐसे होता है। यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ये 23.5 डिग्री का होता है। इस एंगल पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपका 23.5 डिग्री का। आज तक अगर आप ना समझे हो तो इसको बहुत सही से समझ लीजिएगा। यहां पर बीच में आप देखेंगे तो आपको एक विषुवत रेखा मिलेगी। अगर इसको और अच्छे से आप खींचना चाहते हैं तो इस लाइन से मैं खींच दे रहा हूं, ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो होती है, बिल्कुल एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले चैप्टर में इसको मैं करूंगा भी बहुत बेसिक, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा पढ़ लें, पृथ्वी का अध्ययन चालू करेंगे तब। ये 0 डिग्री है, इसको आप इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। इस पे आप जब ऐसी एक लाइन खींचेंगे उत्तर से दक्षिण, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो इसमें ये जो झुकाव है ये आप ऐसे देखिए, 23.5 डिग्री का ये झुकाव है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो जो परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो परिक्रमण में कुछ समय लगेगा ना। जैसे उन ग्रहों को लग रहा था, बुध को 88 दिन लग रहा था, शुक्र को जो है वो कितना लग रहा था, शुक्र को 225 दिन लग रहा था। ठीक इसी तरीके से पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। लेकिन ये 365 दिन एग्जैक्ट 365 नहीं होते हैं, 365 दिन लगते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि ये एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन 365 डेज आप याद रखिएगा। मोटे तौर पर तो इतना आप समझ ही सकते हैं। ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी की भी हमने बात की थी कि कितनी दूर पर स्थित है, तो हमने कहा था कि 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इतनी दूरी पर स्थित है, परिक्रमा कर रही है, चारों तरफ ऐसे घूम रही है सूर्य के, और इसको एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन लग रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, अकेला ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, दूसरा कोई ग्रह नहीं है। जितने भी ग्रह आपने देखे हैं उसमें अकेला एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। जीवन का मतलब केवल हमारा जीवन नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधे जितना है सब यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जल ज्यादा है। 70% के आसपास 70% यहां पर वाटर पाया जाता है, 2/3 से ज्यादा। तो इस कारण से वाटर क्योंकि जहां पाया जाएगा तो उसका कलर वाटर का ब्लू दिखता है। ब्लू है पानी, पानी तो ब्लू दिखने के कारण, ये जो ब्लू दिखता है इस कारण से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट इसको कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। और यहां पे जीवन पाया जाता है, ये इसकी एक स्पेशल विशेषता है। अन्य किसी ग्रह पे जीवन नहीं पाया जाता है। और ये जल का पाया जाना, जल का पाया जाना ही जीवन का महत्वपूर्ण कारण है। जल ही ना हो तो जीवन कहां से होगा? जल है तो जीवन है, ठीक है ना। पृथ्वी की जो आकृति है, जितना ये गोल हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है, ऐसी आकृति नहीं है। इसका जो शेप है वो जियोड शेप पाया जाता है ना, जियोड शेप है, गोल नहीं है। और जियोड शेप अगर पाया जाता है तो जियोड शेप आप ध्यान रखिए कुछ ऐसा शेप है। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि इसी कारण से ये अगर सन इधर है और सन का ये चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये जो अक्ष है इस पर भी घूमा करती है, तो कभी सूर्य से दूरी कम होगी, कभी सूर्य से दूरी ज्यादा होगी, कभी सूर्य से दूरी कम होगी और कभी सूर्य से दूरी ज्यादा होगी। उसका कारण इसका जियोड शेप ही पाया जाता है। पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी और बातें हैं, क्योंकि ये पृथ्वी हमारा ग्रह है तो इसके बारे में कुछ हमको छोड़ने की आजादी नहीं है। चलिए, ये आपका हो गया सन। सबसे पहले हम सन के बारे में बात करते हैं कि ये सेंटर में है। ये आप सन बना लीजिए, ये आपका सेंटर में सन है। और दूसरा, पृथ्वी जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये आपकी पृथ्वी है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, कुछ ऐसी है। इसका जो चक्कर लगाने का क्रम है वो हमने आपको बताया कि पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चक्कर लगा रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चक्कर लगा रही है। अब यहां पे समझिएगा बातों को, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे ये चल रही है। इसके झुकाव के बारे में भी हमने बात की कि ये 23.5 डिग्री उस पर झुकी हुई है। ये चक्कर तो लगा ही रही है, साथ में ये ऐसे ऐसे घूम भी रही है। पृथ्वी भी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी भी घूम रही है। आगे कॉन्सेप्ट है पृथ्वी कैसे गति करती है, लेकिन इतना दिमाग में बिठा लीजिएगा। इतना दिमाग में बिठाने के बाद आप चीजों को समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। पृथ्वी की आकृति जियोड है, पृथ्वी की आकृति जियोड है तो इसमें दो चीजें होंगी। अगर इस आकृति को आप देखेंगे तो ये जो दूरी होगी ये ज्यादा होगी, यहां से O पॉइंट से P पॉइंट तक, और जो ये दूरी होगी A पॉइंट से B पॉइंट तक ये कम होगी। ये स्पष्ट दिख रही है, ये व्यास है। किसी गोले का व्यास क्या होता है, चाहे ऐसे नाप लीजिए चाहे ऐसे नाप लीजिए, लेकिन पृथ्वी की जो आकृति है क्योंकि ये जियोड है तो इस कारण से इसके व्यास में भी अंतर पाया जाता है। ये ज्यादा हमने दिखा दिया है कि आपको समझ में आए। तो व्यास जो ये है ये ज्यादा है, ये पाया जाएगा 12,756 किलोमीटर, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा कम पाया जाएगा। इसकी जो माप होगी वो अपेक्षाकृत कम होगी, 12,714 किलोमीटर। इतना इसका ये व्यास है। त्रिज्या निकालने के लिए इसको हाफ कर देंगे, ये निकल आएगा। लेकिन ये तो व्यास हो गया। अब ये जो इसकी परिधि है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है पृथ्वी की परिधि क्या है, तो इसकी परिधि के बारे में, यानी कि परिधि ये चारों तरफ का जो घेरा होता है उसको परिधि कहते हैं। ये घेरा कितना है, ये घेरा ज्यादा है, ये 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। निकाल भी आप सकते हैं, इतना कैलकुलेशन यहां पे करने की जरूरत नहीं है। 40,008 किलोमीटर के बराबर ये घेरा हो जाएगा, ध्रुवीय परिधि इतनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ध्रुवीय परिधि है, और विषुवत रेखीय अगर इधर से निकालेंगे, ये वाली परिधि निकालेंगे तो ये थोड़ी सी और ज्यादा आएगी, ये आएगी 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। तो जैसे ध्रुवीय व्यास कम था, ये ध्रुवीय व्यास है, ये वाला ध्रुवीय व्यास है, ये कम था तो ध्रुवीय परिधि भी कम आएगी।
ये घेरा क्या है, ये ध्रुवीय घेरा है, और ये वाला जो क्या है, ये विषुवत रेखीय है, इक्वेटर से जो नापा गया है वो वाला है, तो ये ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है पृथ्वी के बारे में, ये जो पूरा पिंड है इसका एक द्रव्यमान होगा, और ये द्रव्यमान कितना है, ये द्रव्यमान टनों में है, कोई इतना हल्की नहीं है पृथ्वी, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, 5.97 इंटू, अब 10 रेज़ टू पावर आप कितना लगाएंगे, 24 टन, इतना ज्यादा इसका द्रव्यमान पाया जाता है। ये पृथ्वी के मास की बात हो रही है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान की बात हो रही है, इतना ज्यादा इसका द्रव्यमान है। मैंने बताया कि लगभग 70%, एग्जैक्ट अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो इस पृथ्वी का 71% जलीय भाग पाया जाता है, 29% जो है वो स्थलीय भाग पाया जाता है। एक भी आपको कोई याद रहेगा तो दूसरा वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका द्रव्यमान हो गया। अगर इसका आयतन आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आयतन कितना पाया जाता है, इसका वॉल्यूम कितना पाया जाता है, तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। वॉल्यूम मापा जाता है घन में, ये टन में है, ये घन में, तो वॉल्यूम की जब बात आती है, आयतन इसका कितना पाया जाता है, तो 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। घन किलोमीटर मतलब किलोमीटर का क्यूब आप कर देंगे तो ये आपका आयतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये आयतन पाया जाता है, क्यूब, क्यूब में आप इसको कर दीजिए तो ये आयतन पाया जाता है। ये इसका हो गया आयतन। ठीक है, ये बात हो गई। ये एक बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि और भी जानकारी हमको लेनी पड़ेगी, बाकी आगे में हम केवल शॉर्ट में पढ़ते चले जाएंगे तो काम हमारा चल जाएगा। पृथ्वी का एक निश्चित घनत्व है। अगर आपसे घनत्व पूछ लिया जाए, घनत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और पृथ्वी का घनत्व जब हम जान जाएंगे तो इससे तुलना करके हम अन्य ग्रहों के घनत्व के बारे में भी जानकारी लेंगे। इससे तुलना करके हम और बहुत सारी तुलनाएं करके अन्य चीजों का अध्ययन जब करेंगे तो उसमें हम कर सकते हैं। औसत घनत्व इसका कितना है, और इसका जो घनत्व है वो किसके घनत्व के सापेक्ष निकाला जाएगा, तो इसको सापेक्षता हम किससे निकालेंगे, पानी के घनत्व से। पानी का घनत्व अगर हम 1 मान लें, पानी का घनत्व 1 है, तो पृथ्वी का घनत्व कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पानी का घनत्व 1 है तो पृथ्वी का घनत्व होगा 5.5, ऐसे लिख देते हैं। अगर इसका 1 है, पृथ्वी का 1 है, पानी का 1 है, तो पृथ्वी का 5.5, इसमें और एग्जैक्ट आपको करना है तो 5.52। और घनत्व को किस में मापा जाता है, कोई इकाई नहीं होती है, तो क्योंकि पानी से तुलना कर रहे हैं तो पानी के घनत्व का 5.52 गुना हो जाएगा, पानी के सापेक्ष इसको निकालेंगे। ठीक है ना। पृथ्वी भी जब निर्मित हुई थी, जैसे सौरमंडल निर्मित हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, हमने कहा कि 5 बिलियन वर्ष पहले, है ना, 5 बिलियन वर्ष पहले। तो अगर 5 बिलियन वर्ष बीत चुके हैं सूर्य के, तो पृथ्वी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ था, पृथ्वी की आयु कितनी है, कितने साल की पृथ्वी है, तो 4.8 बिलियन वर्ष माना जाता है। 4.6 बिलियन ईयर माना जाता है पृथ्वी की आयु को। कहीं कहीं पर 4.5 भी आपको लिखा मिलेगा, किसी किसी किताब में, किसी एग्जाम में इतना भी पूछा जाएगा, तो उसमें घबराइएगा नहीं। ये मेरे सामने नोट रखा हुआ है और इसमें 4.5 भी लिखा है, 4.6 भी लिखा है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी जो है वो 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, 365 दिनों में। लेकिन वो 300, ये क्या था, परिक्रमण काल था। अगर एग्जैक्ट आप देखें परिक्रमण काल, कभी कभी एग्जैक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है, खास करके छोटे एग्जाम्स में, तो परिक्रमण काल 365 दिन ये कंप्लीट नहीं होता है, ये लगभग हम मान लेते हैं। लेकिन ये होता क्या है, 365 इसमें डेज होते हैं, 5 इसमें घंटे होते हैं, ध्यान रखिएगा, 6 घंटे भी नहीं होते हैं। जैसे आपने कहा कि 4 साल पे एक लीप ईयर हम बढ़ा देते हैं, तो 6 चौक 24, 24 घंटे का एक ईयर हम बढ़ा देते हैं 4 साल पे। लेकिन वो 6 घंटे भी पूरा नहीं होता है, 5 घंटे होते हैं। 5 घंटे के साथ में 48 मिनट होते हैं,
48 मिनट्स होते हैं, और 48 मिनट्स के बाद में भी आपको 46 सेकेंड, इतना एग्जैक्ट गणना आजकल हम कर सकते हैं, तो ये हमको पता है। यही जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड आता है, तो 4 साल पर एक दिन के बराबर लगभग ये हो जाता है। लगभग, ऐसा जरूरी नहीं है कि 24 घंटा पूरा कंप्लीट ही होता है, लेकिन 4 ईयर में, क्योंकि ये क्या होता है, 6 चौक 24, एक दिन के बराबर हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे बराबर एक दिन हो जाता है। तो हर 4 साल पर 366 दिनों का साल करके, फरवरी को 29 दिन की करके हम इसको मैनेज कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, और हमारा जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे चलता रहता है। बात समझ में आ गई? पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी कि सूर्य से दूरी इसकी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि इसका जो शेप है वो जियोड है, और अगर जियोड शेप है तो पृथ्वी की एक न्यूनतम दूरी होगी और एक अधिकतम दूरी होगी। उसको फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। ये आपका है सन, ये आपका है सन, और ये सन है, और इसके बगल में ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इसका शेप ऐसा है, पृथ्वी भी घूम रही है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो पृथ्वी, यहां देखिए, ये यहां पर ये नजदीक होगी, पृथ्वी क्या होगी, ये नजदीक होगी यहां पर। तो ये जो नजदीक वाली दूरी है ये होती है 14.7 क्या किलोमीटर, लेकिन कितना, करोड़ किलोमीटर। और जब ये वाला हिस्सा आता है तो थोड़ा सा ये दूर रह जाता है, ये वाला जब हिस्सा आएगा इधर मुड़ के तो ये वाला थोड़ा सा दूर होगा। ऐसे में ये 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी इसकी होती है। तो ये दोनों दूरियां याद रखिएगा। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मैंने बताया था 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, और इस उपग्रह का नाम है क्या, चंदा मामा, मून जिसे कहते हैं, जिसको चंद्रमा कहते हैं। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आपसे पूछी जाती है, कितनी दूर पर स्थित है। जिस तरीके से सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो जो चंदा मामा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये इसके चारों तरफ घूमा करते हैं। और इनके बीच की, ये आपका मून है, तो इनके बीच की जो दूरी है 3.84 क्या हो जाएगा, लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर के बराबर ये पाया जाता है। पृथ्वी पर उच्च स्थल भी स्थित है, माउंट एवरेस्ट जैसे। पृथ्वी पर मैरियाना ट्रंच जैसी गहरी, सर्वाधिक गहराई पर स्थित सागर में स्थिति अगर आप देखेंगे तो 11,033 किलोमीटर आप नीचे चले जाएंगे तो आपको, अगर पृथ्वी की बात करें तो नीचे अगर आप जाएंगे नीचे तो 11,033 किलोमीटर तक आप नीचे चले जाएंगे, ये दूरी पाई जाती है। अगर ऊंचाई पर चले जाएंगे तो ये आपका हो गया मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में आपको ये मिलेगा। पृथ्वी पर सबसे निम्नतम, सबसे गहराई में स्थित स्थान ये हो जाएगा। और अगर सबसे ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 किलोमीटर है। थोड़ा सा कहीं पॉइंट में और आपको मिल जाएगा 8,848 मीटर, किलोमीटर नहीं, ये मीटर, ध्यान रखिएगा, ये मीटर है, और ये भी मीटर ही है, किलोमीटर नहीं है, ये दोनों गलत लिख गए हैं, मीटर है। तो इस तरीके से जो अधिकतम ऊंचाई पर स्थित और अधिकतम गहराई, इन दोनों के बीच में, यानी कि सबसे नीचे स्थित जो ये पॉइंट है यहां पर, और ये, इनकी दोनों के बीच की दूरी अगर आपको निकालने कह दी जाए तो 1133, 8,848, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 19,881 मीटर। ये गहराई से ऊंचाई के बीच में ये डिफरेंस हो गया। पृथ्वी के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। पृथ्वी के बारे में इससे ज्यादा आपसे शायद ही कभी पूछा जाए। पूछा जाने तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन इतनी जानकारी इसके बारे में बहुत है। पृथ्वी की गति, और तो पूरा पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ना ही है, लेकिन यहां पर इतनी भूमिका जो हमने देखी सौरमंडल के संदर्भ में, वो इतनी जानकारी इनफ है। चलिए अगले ग्रह की तरफ चलते हैं।
अगला ग्रह है हमारा मंगल। अब इतना पृथ्वी की तरह सबके बारे में नहीं पढ़ना है, मंगल मार्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जहां सब मंगल हो वही मार्स है ना। मंगल पर बसने की बात होती है कि हम मंगल पर जाके घर बनाएंगे, अपने महबूब के साथ वहां रहेंगे, ऐसा आप लोग सोचते हैं ना। सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखेंगे तो पृथ्वी के जस्ट बाद में आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद में मंगल। तो ये फोर्थ प्लेनेट है। क्या है? फोर्थ प्लेनेट है, चौथा ग्रह है। पृथ्वी 365 दिन में परिक्रमा करती है, इसको 687 दिन लगते हैं। इसको 687 दिन लगते हैं। 687 दिनों में यह परिक्रमा पूरे करता है। मंगल ग्रह जो है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही इसकी भी घूर्णन गति है। पश्चिम से पूर्व दिशा में यह गति करता है ना। पृथ्वी का जैसे उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे इसके दो उपग्रह हैं। उसमें एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो एक याद रखिएगा फोबोस और दूसरा इसका हो जाएगा डीमोस। ये इसके दो क्या है? ये उपग्रह हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके सैटेलाइट हैं, इसके उपग्रह हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये गति करती है। मंगल जो ग्रह है इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, ये लाल रंग का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। और लाल रंग होने के कारण इसको रेड प्लेनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, लाल ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिमोस के बारे में एक तो यह है कि ये उपग्रह है मंगल का, और डिमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट ये सैटेलाइट है, सबसे स्मॉलेस्ट को प्लेनेट है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। केवल इसका नहीं, पूरे सौरमंडल का इससे छोटा कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। यहां पर वायुमंडल आपसे पूछा जाए पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? वायुमंडल यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल यहां पर बहुत विरल है, बहुत विरल है, सघन नहीं है, विरल वायुमंडल यहां पर पाया जाता है। ठीक है। मंगल ग्रह की सतह लाल कलर की आपको दिखेगी, लाल ग्रह भी इसको इसी कारण से कह देंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं मंगल पर। क्योंकि हम कॉलोनी बनाने की बात करते हैं तो मंगल के बारे में कुछ चीजें और जानिएगा। मंगल पे क्या क्या आपको मिलता है। मंगल पे आपको एक प्रश्न पूछा गया था मंगल ग्रह के बारे में कि यहां पर ऐसे स्टेटमेंट दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर मिलता है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन, और यहां पर आपको मिल जाएगा आर्गन। ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन भी मिलेगा और यहां पर आर्गन भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मंगल ग्रह पर मिलते हैं। जैसे पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, ऐसे मंगल का झुकाव देखेंगे तो ये 25 डिग्री है। मंगल का झुकाव देखेंगे तो ये 25 डिग्री है। ये वाला झुकाव जो है ये 25 डिग्री ये भी झुका हुआ है। और झुके होने के कारण यहां पर जो हम रहने की बात कर रहे हैं वो अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। आगे जब पृथ्वी की गतियां हम पढ़ेंगे तो ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर कई मानवीय मिशन भेजे गए। इसमें जैसे एक फिनिक्स भेजा गया था, यहां पर कई आपने देखा होगा मॉवेन भेजा गया था, है ना, मार्स ओडिसी भेजा गया था, ये सब यहां पर मैरिनर भेजा गया था। तो ये मंगल पर क्योंकि अन्वेषण ज्यादा हो रहे हैं तो ये हमेशा ये चर्चा में बना रहता है। सबसे लेटेस्ट अभी 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में आपने सुना होगा। मंगल ग्रह पर इसने क्यूरियोसिटी रोवर ने कहा था कि यहां पर सिलिका मिलती है, सिलिका बालू, सिलिका यहां पर मिली। तो ये सब प्रमाण क्या है? ये सब प्रमाण यही दिखाते हैं कि हम यहां पर कॉलोनी बना सकते हैं, यहां पर रह सकते हैं। ठीक है। तो ये लगातार जो खोज चल रहे हैं करंट अफेयर में, इसको हम देखते ही रहते हैं। एक इनसाइट मिशन है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडसी करके ये पूरा था, एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो ये भी इनसाइट जो है ये अमेरिकी जो नासा एजेंसी है, अमेरिकी एजेंसी, उसने एक डिस्कवरी कार्यक्रम चलाया था। उसी के तहत इनसाइट मिशन भी मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ठीक है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी। अभी नवंबर 2018 में इस इनसाइट जो है वो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, नवंबर 2018 में।
तो यहां तक की जानकारी आप अपडेट रखिए, बाकी करंट अफेयर में आप इसको बढ़ाते रहेंगे। मंगल क्योंकि कॉलोनी के कारण बहुत इंपॉर्टेंट था, इस कारण से इस पर थोड़ी सी चर्चा हमने ज्यादा की। आगे हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर जुपिटर तर्क आ जाना चाहिए आपको कि किस पर क्या चीजें हैं और किस कारण से हैं। जुपिटर को हम कहते हैं बृहस्पति, गुरु वाला ग्रह है। जिसके बृहस्पति अच्छे होते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है ना। सौर मंडल का ये गुरु है, सबसे बड़ा है, बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सौर मंडल, सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लेनेट है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आकार की बात करें तो सबसे बड़ा यही है, बृहस्पति है ना। बहुत ज्यादा इसके उपग्रह हैं, बहुत ज्यादा अपडेट होती रहती है सूचनाएं। 70 के आसपास, 67 के आसपास इसके उपग्रह हैं। और इसके उपग्रहों में अब ये ध्यान रखिएगा, ये अपडेट हो सकती है इंफॉर्मेशन। और इसके जो 67 उपग्रह हैं, इसमें एक उपग्रह है गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है, गैनीमेड बिगेस्ट है, सबसे बड़ा गैनीमेड है इसमें। और गैनीमेड सबसे बड़ा सौरमंडल का भी उपग्रह पाया जाता है। बृहस्पति इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि बृहस्पति को संज्ञा दे दी जाती है क्या, बृहस्पति को कह दिया जाता है कि ये तो एक स्मॉल सोलर सिस्टम ही है, जिसके पास 70 के करीब, 70 के ऊपर भी हो सकते हैं, लगातार खोजे जा रहे हैं। तो स्मार्ट सोलर सिस्टम की संज्ञा इसको दे दी जाती है कि जिसके पास खुद इतने उपग्रह हैं, वो तो एक सोलर सिस्टम ही पूरा है, चला रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ के वायुमंडल से अगर पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना करें तो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा पाया जाता है। यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, लगभग 1 करोड़ गुना पाया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर 1 करोड़ गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन रह पाएगा यहाँ? तो बृहस्पति पर रहने की बात इंसान कभी नहीं करता है, ठीक है ना। कभी कभी एक प्रश्न और मैंने देखा है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए, ये प्रश्न है कि ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है ना। और ऐसा इसलिए पूछा जाता है, कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा भी है। तो स्वयं की रेडियो ऊर्जा होने के कारण, स्वयं की रेडियो एनर्जी होने के कारण इसको तारा भी कह देते हैं, इसको स्टार भी कह देते हैं। और प्लेनेट तो ये है ही है, ये ग्रह तो है ही है, तो ये स्टार भी है और प्लेनेट भी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये है बृहस्पति, ठीक है, ये है बृहस्पति। एक ग्रह आपने देखा होगा, ये हमने छठे ग्रह की चर्चा कर ली, अगर क्रम से हम चले तो ये छठे ग्रह की चर्चा हमने कर ली है। आकार में तो ये सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद में एक ग्रह आपने देखा होगा जिसके चारों तरफ छल्ला पाया जाता है, और छल्ले वाला जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? और वो ग्रह है शनि। शनि के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैटर्न, इसको क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं, शनि कहते हैं। शनि के चारों तरफ छल्ला पाया जाता है। आकार में बृहस्पति से जस्ट बाद में इसका क्रम आता है। तो आकार की अगर वैसे क्रम की बात करेंगे तो ये 7वां ग्रह हो जाएगा, क्रम की बात करेंगे तो ये 7वां ग्रह हो जाएगा। लेकिन अगर साइज की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे, तो आफ्टर द जुपिटर ये सेकंड है, सेकंड नंबर पर इसका क्रम आता है। और इसके चारों तरफ शनि को आपने कभी देखा है? नहीं देखा हो तो आपको मैं दिखा देता हूं। ये वाला जो ग्रह है, ये आपका बृहस्पति है। और ये जो ग्रह है, ये वाला जिसके ये छल्ला पाया जा रहा है, इसको मैं आपको, ये जो ग्रह है, ये वाला, ये खिसक रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये वाला जो ग्रह है इसको कहते हैं शनि। इसके चारों तरफ छल्ला पाया जाता है। ये छल्ला जो है किस लिए पाया जाता है? इसके चारों तरफ ये छल्ला जो है, वलय जो पाया जाता है, इनकी संख्या भी है। इसके चारों तरफ जो वलय पाए जाते हैं, ये ऐसे आपको दिखाई देंगे, इनकी संख्या है। कभी संख्या पे प्रश्न शायद बना नहीं है, लेकिन इसकी संख्या 7 है। तो वलय कितने पाए जाते हैं? ये वलयों की संख्या जो है वो 7 है। वलयों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो 7 संख्या इनकी पाई जाती है। 7 वलय हैं, छोटे छोटे कणों से, ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं, उनसे मिलकर ये वलय बने हैं और चारों तरफ उसके ऐसे ये दिखाई देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। पूरा आकर्षण का ही तो खेल है। तो गुरुत्वाकर्षण जो इसका है, शनि का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसी के कारण से उसकी दूरी बनाए हुए और उसके चारों तरफ ऐसे चलते रहते हैं।
शनि के चारों तरफ जो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये परिक्रमा करते रहते हैं, गैस के गोले ऐसे ये घूमते रहते हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इसको एक अलग शेप देते हैं, है ना। यहां पर भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, हीलियम मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगी। तो ये याद रखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ में हीलियम मिलेगा, है ना। यहां पे आपको मीथेन मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा, अमोनिया आपको मिल जाएगी, ये सब यहां पर मिल जाएगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। इसके भी जो ग्रहों की संख्या है बहुत ज्यादा है। कितने ग्रह हैं इसके, इसको अपडेट रखिएगा। इसको ये भी इसके कभी बृहस्पति के ज्यादा हो जाते हैं, कभी इसके ज्यादा हो जाते हैं, तो करंट में अपडेट रखिएगा किसके सबसे ज्यादा है। लगभग 62-65 इसके भी हैं, तो किसके ज्यादा है ये ध्यान रखिएगा, करंट से इसको हमेशा अपडेट कीजिएगा। मैं इसलिए इसमें नहीं बोल रहा हूं बाय द वे ये क्लास कोई बाद में देख रहा है और तब तक अपडेट हो जाए, तो वैसे 62 से प्लस तो है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अपडेट हो तो इसको अपडेट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके जो उपग्रह हैं इतने ज्यादा संख्या में जो पाए जाते हैं, तो इसमें एक उपग्रह है टाइटन। टाइटन एक घड़ी आती है ना, तो टाइटन इसका बिगेस्ट है, सबसे बड़ा। किसका? शनि का बिगेस्ट है, पूरे सौरमंडल का नहीं, गैनीमेड सबसे सौरमंडल का है सबसे बड़ा, लेकिन ये शनि का सबसे बड़ा है ना। और ये जो ग्रह है टाइटन, जो इसका उपग्रह है, इसका टाइटन का वायुमंडल और जो टाइटन का गुरुत्वाकर्षण है, दोनों का प्रभाव एक जैसा है। वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण एक जैसा समान पाया जाता है, बराबर है उसका। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, और बहुत सारे इसके मीमांसा है, इसके बारे में आप कह सकते हैं। इसका इपाटेटस एक है, इसका आप कह सकते हैं रिया है, डियोन है। अगर आपसे फोबोस पूछा जाए तो फोबोस तो किसका हो जाएगा बताइए, फोबोस किसका हो जाएगा? फोबोस और डिमोस किसके बारे में हमने बताया था? मंगल के ग्रहों के बारे में हमने बात की थी, तो आपको बताया था फोबोस और डिमोस। लेकिन अगर फोबे कहा जाए तो फोबे इसका हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फोबे इसका कोप्लेनेट है, इसका ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है क्योंकि नाम मिलते हुए हैं, ठीक है ना। और फोबे शनि की परिक्रमा कक्षा के विपरीत दिशा में करता है, इस कारण से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शनि एक ऐसा, ये जो शनि है आपका, जितने भी यहां पर ग्रह हैं उनमें ध्यान रखिएगा, शनि अंतिम ऐसा ग्रह है जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिसे आंखों से आप देख सकते हैं बिना किसी दूरबीन की मदद से। इसके बाद कोई ग्रह आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया ये पाए जाते हैं। इस पर प्रश्न बनता है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घूर्णन की जो गति है इसकी, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में, इसकी कम है, 10 घंटे 34 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा लेता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले ग्रह की तरफ चलते हैं, और अगला ग्रह हमारा है, उसका नाम है क्या? नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं अरुण, तो चाहे आप अरुण कह लीजिए और चाहे आप नेपच्यून कह लीजिए। अंग्रेजी वाले नेपच्यून इसको याद रखें, हिंदी वाले दोनों याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पढ़ सकते हैं। नेपच्यून जो है, सॉरी यूरेनस कहते हैं, यूरेनस नेपच्यून, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, यूरेनस इसको कहेंगे, यूरेनस याद रखिएगा। एक्चुअली सॉरी, अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा मैं सही हूं ना। अरुण को यूरेनस कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। अरुण वरुण एक जैसे नाम है ना, तो अरुण को कहते हैं यूरेनस। यूरेनस जो है ये, इसका झुकाव बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये बिल्कुल झुका हुआ है, बहुत ज्यादा झुकाव है इसका, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री, इसका और ज्यादा झुकाव है। और झुकाव के कारण, ये झुकाव बहुत ज्यादा है, इस कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह, केवल ये मत याद करिए कि लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, झुकाव ज्यादा है, झुकाव अधिक है, इस अधिक झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कथन कारण भी यहां से तैयार कर लीजिए। और शुरुआती जब खोजें हुई थी तो इसमें पता चला था कि ये जो है चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में पता चला जब इसको देखा गया तो ये, जैसे शुक्र के बारे में हमने कहा था कि ये पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक उसी शुक्र की तरह ये भी बाकी सारे पश्चिम से पूरब दिशा में, और ये जो है ये ईस्ट टू वेस्ट,
पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। तो दो हो गए, एक शुक्र हो गया और दूसरा आपका हो गया अरुण, जो कि पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य के चारों तरफ ये घूम रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में दो तीन चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके शनि की तरह अरुण के भी, यहां पर देखिएगा एक ग्रह और आपको दिख रहा है जिसके चारों तरफ वलय पाए जा रहे हैं। ये बृहस्पति है, ये शनि है, और उसके बाद में ये देखिए शनि के बाद में ये अरुण है, यूरेनस। अरुण की अंग्रेजी तो आपको पता है, ये यूरेनस है यहां पर। तो इसको जब आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ भी वलय पाए जाते हैं, और इन वलयों की जो संख्या है, उन वलयों की संख्या आप याद रखिएगा। इन वलयों की संख्या कितनी है? वलयों की संख्या यहां पर केवल 5 है। कितनी संख्या है? 5 वलय पाए जाते हैं। यहां पर ज्यादा वलय नहीं पाए जाते हैं, केवल 5 वलय पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या याद रखिएगा कि अरुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अरुण, तो अरुण में 5 वलय इसमें भी पाए जाते हैं, 5 वलय। तो दो ग्रह ऐसे हैं जिनमें वलय पाए जाते हैं, उनमें एक है अरुण और दूसरा है कौन सा? शनि। तो लेकिन शनि में वलयों की संख्या कितनी है? 7 है, और यहां पे वलयों की संख्या कितनी है? 5 है। अरुण के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके उपग्रह भी काफी मात्रा में है, बड़ा है काफी। 27 उपग्रह इसके पाए जाते हैं, और यहां पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, जैसा कि हमने वहां पर बताया था, शुक्र के बारे में बताया था, ठीक है। तो दो उपग्रह ऐसे हैं जो कि उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, उसमें एक शुक्र है और दूसरा आपका अरुण हो जाएगा। अरुण के बाद में अब आती है बारी वरुण की। तो चलिए हम वरुण के बारे में भी बात कर लेते हैं। वरुण को हम क्या कहते हैं? वरुण को हम कहते हैं नेपच्यून। नेपच्यून लास्ट है, अभी ये पूरा हो जाएगा, आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, आप लोग जाके मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। मस्ती नहीं करनी है, लगातार पढ़ना है। आपके पास जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक टाइम कहाँ है मस्ती करने का? बिल्कुल मत करिए मस्ती, है ना। खूब घना यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, बहुत ही सघन वायुमंडल यहाँ पर पाया जाता है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट दिया जाए, यूपीएससी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेती है, तो आप कहेंगे कि हाँ, हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम मिलेगा, मीथेन मिलेगी, अमोनिया मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पीले कलर का दिखाई देता है, वरुण को पी लिया है, किसी का नाम होगा तो ध्यान रखिएगा, पीले रंग का ये दिखाई देता है, और इस कारण से इसको, जैसे मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं? पीला ग्रह भी कह देते हैं, ठीक है ना। उपग्रह इसमें लगभग 2 दर्जन, 1 दर्जन उपग्रह इसके पाए जाते हैं। उनकी संख्या लगभग 12-13 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटोन और मेरिड। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एक उपग्रह है ट्रिटोन और एक उपग्रह है मेरिड, तो ट्रिटोन और मेरिड किसके उपग्रह हैं, किसके को प्लैनेट हैं? तो आप कह देंगे ये वरुण के को प्लैनेट हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक सौरमंडल के जितने भी ग्रह थे वो हमने देख लिए। प्लूटो की जहां तक बात है, 9वां ये ग्रह हुआ करता था, अब ये नहीं है। और ये अब क्यों नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ एक घटना हुई, इस पर एक कमेटी बिठाई गई, इसकी जांच की गई, लोगों को लगा कि ये महोदय कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे थे? तो प्लूटो पे भी थोड़ी सी चर्चा तो बनती ही है। पहले तो इसका अस्तित्व था ही, जैसे पूर्व विधायक होते हैं, है ना, लोग एक्स छोटा सा लिखा रहता है, तो प्लूटो के सामने हम एक छोटा सा एक्स लिख दे रहे हैं, है ना, एक्स। कोई देख भी नहीं पाएगा, प्लूटो भी समझेगा कि हम भी ग्रह हैं, हमारी वैल्यू कम नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा गजब का कल्चर है। एक्स होने में भी एक, खैर एक्स होने में भी एक अलग मजा है। बहुत हम किसी के एक्स होते हैं तो पूरी जिंदगी वो एक्स ही बने रहते हैं, कई बार एक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। 1930 में प्लेटो को खोजा गया था। क्लाइड टॉम्बैक थे, उन्होंने प्लेटो को शामिल कर लिया, कहा कि प्लेटो एक ग्रह है और इसको ग्रह का दर्जा दे दिया गया। 24 अगस्त 2006 की बात है। प्लेटो के लाइफ में एक बवंडर आया, एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक सम्मेलन चल रहा था, और यह सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में। एक स्थान पड़ता है प्राग, ये पड़ता है चेक गणराज्य में।
चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक में। तो यहां पर एक बैठक हुई ग्रहों के बारे में, और चेक गणराज्य में प्लेटो की बेइज्जती की गई और इसका दर्जा छीन लिया गया, ग्रह का दर्जा ही छीन लिया गया। बहुत सारे वैज्ञानिक, लगभग 24-25 वैज्ञानिक इकट्ठा हुए बहुत सारे देशों के, 75-80 देशों के, 75 देशों के, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ठोस पिंड है जो अपना गुरुत्व के कारण, अपने गुरुत्व के कारण बड़ा तो हो सकता है, विशाल तो हो सकता है, लेकिन है ये पिंड, है ना। सूर्य का चक्कर लगा रहा है, इसलिए लगा था कि ये ग्रह है, लेकिन वास्तव में ये ग्रह नहीं है। तो प्लेटो ने कहा भैया क्या कमी है हमारे में, सूर्य का चक्कर तो हम लगा रहे हैं, विशाल है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ मामले हैं, कुछ मामले ये हैं कि तुम्हारा जो चलने का तरीका है वो सही नहीं है, तुम अपना तो चल ही रहे हो, साथ साथ में तुम गड़बड़ कर दे रहे हो। तो प्लेटो ने कहा हम क्या गड़बड़ कर दे रहे हैं? तो इन लोगों ने कहा कि तुम गड़बड़ ये कर रहे हो कि तुम चलते चलते यहां पर ये प्लूटो अगर पीछे यहां पर रख दे तो तुम नेपच्यून की कक्षा को क्रॉस कर दे रहे हो, उसकी कक्षा में घुस जा रहे हो, और ये कहां से अच्छी चीज है? ओवरलैप कर जा रहे हो। और ग्रह की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, तुम ऐसे छोटी मोटी चीज थोड़ी ना हो, तुम हो ग्रह, और अगर ग्रह हो, तुम प्लेनेट हो, तो तुमको क्या करना चाहिए? अपनी कक्षा में चलना चाहिए, ठीक है। और हम तुमको ग्रह नहीं मानेंगे, तुमको बौना ग्रह कहा जा सकता है। क्या कर सकता था? उसने अपने वकील खड़े किए, लेकिन पॉइंट कमजोर था, दूसरे के रास्ते में अड़ंगा लगा रहा था, पीछे से चक्कर लगाते समय अड़ंगा लगा दे रहा था। कहा ठीक है, जो आपका मन, एक्स हो गया वो, है ना, एक्स हो गया। तो वहीं से इसकी जो चीजें थी, इसका जो पद था वो छीन लिया गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा, ये इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि उपग्रह क्या होते हैं, कोई आपसे पूछ ले ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों की अपनी ऊर्जा, प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य है। ऐसे ठीक इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले उपग्रह क्या होते हैं, तो ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ग्रह उसके आका होते हैं और उन्हीं के चारों तरफ वो घूमा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये घूम रहे हैं तो ग्रहों का तो समझ में आता है कि ग्रह सूर्य से ले लेते हैं ऊर्जा, ये अपना सन है, ये सूरज है, और इसके चारों तरफ ये ग्रह घूम रहे हैं, अलग अलग चक्कर लगा रहे हैं, सबका अपना अपना पथ है ना, सबका अपना अपना पथ। अब इनके चारों तरफ मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तीसरे क्रम पे, और इसके चारों तरफ ये चंद्रमा घूम रहा है, मून घूम रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा में लगा रहा है। तो ये प्रकाश कहां से पाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको भी प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, ये भी प्रकाशित सूर्य से ही होता है, इसकी भी खुद की अपनी कोई चमक नहीं होती, न इनके आका की होती है, इनके आका के आका की होती है, ठीक है। तो ग्रहों के समान उपग्रहों का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनका एक पथ होता है, जैसे ग्रहों का पथ होता है सूर्य की परिक्रमा लगाने में, ठीक इसी तरीके से इनका भी अपना एक पथ होता है, ठीक है। बुध और शुक्र दो ऐसे हैं जिसके बारे में हमने बताया जिनके कोई उपग्रह नहीं है, सबसे अधिक बृहस्पति के हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति में ध्यान रखिएगा, अपडेट करते रहिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये सबसे अधिक इसके हैं, ठीक है। अब चंद्रमा, जैसे उपग्रह की बात आई है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी से मैंने आपको बताया, चंद्रमा के बारे में, चंदा मामा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, और वैसे भी सबके चांद होते हैं अपने अपने, तो उन चांद के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो जरूरी है। चंद्रमा, मून। अब मून जो है ये पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, चक्कर लगा रहा है। अगर और एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 3,84,000, कितना होता है 3,84,000, और इसमें पृथ्वी की जो साल भर की गति है 365, ऐसे याद किया था मैंने, इसको याद कर लीजिए, 3,84,365 किलोमीटर ये माध्य दूरी है।
लेकिन जब अधिकतम दूरी पूछी जाए, ये माध्य दूरी हो गई, ये दोनों ये माध्य दूरियां हम कह सकते हैं। एक अधिकतम दूरी, जैसे उसका पथ है पृथ्वी का परवलयाकार, वैसे इसकी अधिकतम और न्यूनतम दूरी भी इसकी होती है। भाई ये हमारा उपग्रह है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ना। तो ये 4 लाख से भी ऊपर चली जाती है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी बात करेंगे तो ये 4,06,000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी, 4,06,000 किलोमीटर के बराबर। और अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो न्यूनतम 3,64,000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि दूरी कितनी है, अगर न्यूनतम शब्द लगा दिया तो ये भी ऑप्शन रहेगा, इसको मत टिक कीजिएगा। तो न्यूनतम में 3,64,000, और अगर अधिकतम आपसे पूछ लिया तो 4,06,000 आप इसको टिक कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे पृथ्वी के बारे में आपने याद किया, जैसे उसका व्यास याद किया है, ऐसे इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से अधिकतम दूरी चंद्रमा की, ये दोनों दूरियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। तो कुछ समय चंद्रमा को भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में लगते होंगे, 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। लेकिन ये 27 दिन पूरे नहीं, इसमें 7 घंटे भी ऐड कर दीजिए, और 7 घंटे ही नहीं, इसमें 7 घंटे के साथ 43 मिनट भी ऐड करिए। 7 घंटे के साथ आप ऐड करिए इसमें 43 मिनट, 43 मिनट, 43 मिनट्स, और मिनट्स ही नहीं, अभी सेकंड भी बचा, 11.46 सेकंड ऐड करिए, 11.46 सेकंड ऐड करिए। इतना ये इसको लगता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि, यानी कि ये हो गया इसका परिक्रमण काल। परिक्रमण काल इसका कितना हो गया? इतना। अब चंद्रमा अपने, जैसे पृथ्वी अपने ध्रुव पे, अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है, उसको कहते हैं घूर्णन अवधि, जो पृथ्वी की 24 घंटे होती है ना, 24 घंटे होती है, अपने अक्ष पर घूम रही है। ऐसे चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो चंद्रमा जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, वो समय कितना लगता है? वो भी इसका सेम ही है। जितना इसका परिक्रमण काल है उतना ही इसका घूर्णन काल भी है। और इसी कारण से हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखा करता है, दोनों हिस्सा नहीं दिखता है, क्योंकि जितनी देर में वो पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, उतनी देर में अपने आप उस पर भी घूम जाता है। तो जहां से जो हिस्सा दिखता है वही हिस्सा दिखता रहता है। चंद्रमा पर जैसे ग्रहों का वायुमंडल होता है, ऐसे उपग्रहों का भी अपना वायुमंडल होता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो वायुमंडल की यहां पर अनुपस्थिति है। वायुमंडल की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो चांद पे कैसे बसेंगे? चांद पे कॉलोनी कैसे बनेगी? सोच के देखिएगा। पृथ्वी का व्यास जैसे हमने पढ़ा था 12,756, चंद्रमा का भी अपना व्यास है 3,476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास पाया जाता है। तो चंद्रमा के व्यास के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लें। ये आपका चांद है। अब आप वाले चांद की फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये वाला चांद तो ध्यान रखिएगा। तो इस वाले चांद का जो ये व्यास है, चलिए चांद को और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे अगर आपका चांद सही नहीं बनेगा। चलिए चांद को और सुंदर बनाते हैं। ये आपका चांद है, और इसका जो कलर है वो कैसा कर देते हैं, कैसा कलर करते हैं, कुछ ऐसा कलर कर देते हैं, कुछ कलर भर देते हैं इसमें। कलर क्यों नहीं फिल हो रहा है? अच्छा, ये दूसरा बनाने पे ऐसा होगा। चलिए, चांद शीतलता आपकी प्रदान कर रहा है, ये आपका चांद है, ठीक है। इस चांद के व्यास की हम बात कर रहे हैं। आप अपने अपने चांद का को इमेजिन कीजिएगा। तो व्यास की इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसका कलर यहाँ ये ले लेते हैं, ये इसका व्यास है, ठीक है। तो इसके भी व्यास 2 हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन एक ही व्यास की यहाँ चर्चा करेंगे। वो पथ वाले, ये लगभग गोल ही मानिए इसको, और ये व्यास है, बस इतना याद रखिए। इस व्यास को आप लिखिए 3,000, कितना है, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा, 3,476 किलोमीटर। कभी कभी जो फैक्ट है वो मिस करते हैं। 3,476 किलोमीटर, सही हूं मैं? हाँ, 3,476 किलोमीटर इसका व्यास है। अब ये जो चांद है इसका कुछ द्रव्यमान होगा,
और इस द्रव्यमान को, अब आपके चांद का द्रव्यमान आप देखिएगा, इस वाले चांद का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से अगर हम इसकी तुलना करेंगे, पृथ्वी से तुलना करेंगे तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 81.3 है। ये पृथ्वी तो इतने चंद्रमा आ जाएंगे तो बराबर होगा 1:81। तो आपको याद ही रखना है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। लगभग चंद्रमा का जितना भी हिस्सा है उसका 41% अदृश्य भाग होता है, वो कभी दिखता नहीं। उसका कारण यही है कि उसकी परिक्रमण और परिभ्रमण गति जो है वो सेम होती है। ठीक है, चंद्रमा पर भी पर्वत पाए जाते हैं। कुछ आप चंद्रमा को दूर से देखेंगे तो बुढ़िया सूत काट रही है, तो वहां पे पर्वत वो होता है, लिप्टनिज उसका नाम है। लिप्टनिज पर्वत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो चंद्रमा के साउथ पोल पर आप जाएंगे तो लिप्टनिज पर्वत है, और लिप्टनिज पर्वत जो है ये यहाँ का उच्चतम स्थान है, और यहाँ पर 35,000 फीट की ऊंचाई इसकी पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चंद्रमा की अगर बात हो रही है तो चंद्रमा के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम अगले अगर क्लास में करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके बारे में या इसी क्लास में कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लास का टाइम कितना हुआ है, ये थोड़ा सा है। दो चीजें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक है, इसके साथ एक घटना होती है ब्लू मून की, है ना, और एक दूसरी हमको उसी में सुपर ब्लू मून आ जाएगा, और एक ब्लड मून है, और साथ में इसके एक सुपर मून भी है। ये तीन चीजें हमको डिस्कस करनी है। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के बीच की जो दूरी है हमने कहा 3,84,000 किलोमीटर के बराबर है। चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में ऐसे पृथ्वी की क्या करते हैं, परिक्रमा करता रहता है। तो इस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो बदलती रहती है, क्योंकि ये जो पथ है, चंद्रमा तो ये चांद तो आप गोल मानिएगा, इसको ये परवलयाकार मत कीजिए, मतलब इसको ऐसा मत कीजिएगा इसका से। ये जो पथ है, दूरी इसके पथ के कारण गड़बड़ होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक दिमाग में फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा शायद मैं ऐसा बोल गया था कि उसी की तरह जियोड है, ऐसा नहीं। ये तो गोल है, लेकिन जो इसका पथ है, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और इसका जो ये पथ है, 1 मिनट, ये जो पथ है ये परवलयाकार है। तो कभी पृथ्वी से नजदीक रहेगा और इधर रहेगा, तो कभी दूर रहेगा, मतलब इधर भी दूर रहेगा। ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, तो दोनों के बीच की दूरियां जो है वो बदलती रहती हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर मून का, कि सुपर मून कब होता है। सुपर मून कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सुपर मून ऐसी कंडीशन में होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पे होता है। निकटतम जब यहां ये वाली जो दूरी होगी तभी तो निकटतम होगी। तो ये निकटतम दूरी पे होता है तो उसको सुपर मून कहा जाता है। पृथ्वी चंद्रमा जब सबसे नजदीकी दूरी पे आते हैं, सबसे नजदीक आ जाते हैं, है ना। और इसको जो ये नजदीक की स्थिति है, आगे हम पृथ्वी वाले में चर्चा करेंगे, तो अपेजी ओपोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको पेरिजी फुल मून भी कहते हैं, क्योंकि ये निकटतम है। अपे मतलब दूर जाना, पेरिजी मतलब नजदीक आना, तो पेरिजी इसको कहते हैं। पेरिजी सुपर मून की संज्ञा भी इसको दी जाती है। पेरिजी फुल मून कहा जाता है या सुपर मून इसको कहा जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा, और क्योंकि नजदीक है, तो नजदीक से जब कोई चीज हम देखेंगे, तो नजदीक से जब देखेंगे तो ये 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, और लगभग 30%, यहां ध्यान रखिएगा, 30% ये ज्यादा चमकेगा, 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, 30% ज्यादा चमकीला भी दिखाई देता है। ये घटना 1982 में देखी गई थी, उसके बाद में 2034 में देखे जाने का अनुमान है ना। 27 सितंबर 2015 में भी बीच में 2015 में भी शायद इसको देखा गया, 27 सितंबर 2015, ठीक है। 27 सितंबर 2015 में इसको देखा गया था, और उसके बाद में अब ये 34 में बनेगा। ये सब जब बनेगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक आता है कॉन्सेप्ट और वो है ब्लू मून का। आपने सुना होगा अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा जब होती है तो चांद पूरा निकलता है, पूरा उजाली रात होती है ना, ऐसा होता है।
तो जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, पूर्णिमा में चांद पूरा दिखता है आपको, पूरा चांद है ना, तो एक कैलेंडर माह यानी कि 30 दिन आप लीजिए, और एक माह में जब 2 पूर्णिमाएं पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है शुरू में एक पड़ गई, एक लास्ट में पड़ गई, तो जब 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए ब्लू मून का कि ब्लू मून क्या है, ब्लू मून, तो ब्लू मून एक कैलेंडर वर्ष नहीं, कैलेंडर माह में क्या पड़े, 2 पूर्णिमा पड़ जाए, पूर्ण चांद इसमें निकलता है, तो 2 पूर्णिमा पड़ गई भाई, एक शुरू में पड़ गया और एक लास्ट में पड़ गया, इन्हीं की दोनों में ये 2 हो गया। वैसे एक महीने में 30 दिन में एक ही पूर्णिमा पड़नी चाहिए, और ये 2 पड़ गई, तो 2 पड़ने की दशा में ब्लू मून की कंडीशन हो जाती है ना। ब्लू, यहां पे ध्यान रखिएगा, ब्लू नाम तो इसका है लेकिन ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, चंद्रमा तो सफेद रोशनी वाला होता है ना। 2 पूर्णिमाओं के बीच में ये जब ऐसा होगा तो ये 30 दिन में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये कम से कम 31 दिन चाहिए, 30 दिन में 2 नहीं पड़ेगा, 31 दिन कम से कम चाहिए, एक पहले दिन पड़ेगी तो एक 31वें दिन पड़ेगी। वैसे 30 दिन का हम एवरेज महीना मान लेते हैं, लेकिन 31 दिन होगा, और नीला रंग का कोई मतलब नहीं है, ये चमकेगा, ये व्हाइट ही दिखेगा। तो हर 2-3 साल पे ऐसी स्थिति होती है, हर 2-3 साल पे, जैसे 2015, 2018, 2021 ऐसे ये पढ़ेंगे, 3 साल के लगभग में ऐसा होता है। किसी भी वर्ष विशेष में कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक ब्लू मून हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे साल भर में एक बार एक साल में ऐसा पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 बार पड़ जाए एक ही साल में, और अगर ये 2 बार पड़ जाएगा तो उसको ब्लू ईयर कह देते हैं, ब्लू मून ईयर कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, ब्लू मून ईयर कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लू मून और ब्लू मून ईयर दोनों में अंतर है, ये एक मंथ में पड़ता है, और यहां पर क्या पड़ता है, एक ईयर में अगर 2 बार हो जाता है, वहां एक मंथ में 2 बार, और यहां एक ईयर में अगर 2 बार ब्लू मून की घटना हो गई तो उसको ईयर कह देते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है, और वो कॉन्सेप्ट है ब्लड मून। ब्लड मून, ब्लड मून क्या होता है, एक मिनट, हाँ ब्लड मून ही है, ब्लड मून। ब्लड मून के बारे में देख लेते हैं। इतने कॉन्सेप्ट है कि उसको नोट करके मुझे रखना पड़ता है, कुछ छूटे ना, है ना। एनसीईआरटीज में भी ये दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो इसको कहते हैं ब्लड मून। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी तो करंट में आप पढ़ते ही रहते हैं चीजें जो है, चंद्रमा के बारे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि जैसे चंद्रग्रहण के बारे में आगे हम बात करेंगे, तो लगातार 4 अगर पूर्ण चंद्रग्रहण हो जाए, चंद्रग्रहण का कंसेप्ट आगे हम पढ़ेंगे इसलिए यानी क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट है, तो 4 चंद्रग्रहण ये पढ़े, 4 चंद्रग्रहण, और ये चारों चंद्रग्रहण लगातार पढ़े, इसको ऑब्लिक नहीं, इसको प्लस कर लीजिए, ये चारों चंद्रग्रहण लगातार पढ़े, 4 पढ़े, लगातार पढ़े, तो 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसी जो ये 4 होते हैं इनको एक शब्द दिया जाता है, और वो शब्द है टेट्रॉड, वो शब्द है टेट्रॉड, टेट्रॉड। और चंद्रग्रहण कब पड़ता है, जब पृथ्वी चंद्रमा पर अपना पूर्ण छाया डाल देती है, जब पृथ्वी चंद्रमा पर अपना पूर्ण छाया डाल देती है, और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे ये सूर्य है, ये सन है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, और ये पृथ्वी बीच में है, और ये बीच में आ गई, और यहां पर ये चंदा मामा है, अभी पृथ्वी बीच में आ गई, तो ये मून पे अर्थ प्रकाश नहीं पड़ने दे रही है, इसने क्या किया, आगे छेक लिया, जगह को आगे कवर कर लिया, तो मून पे ये प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्रग्रहण करते हैं। तो 4 चंद्रग्रहण पड़े और चारों लगातार पड़े, तो इसमें चंद्रमा का जो रंग होता है, मतलब जब सूर्य का प्रकाश वहां पे नहीं पड़ेगा तो इसमें चंद्रमा का जो रंग है वो रेड हो जाता है, चंद्रमा का रंग जो है वो रेड हो जाता है, और रेड होता है तो ये ब्लड की तरह दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, ये ब्लड की तरह दिखने लगता है, और इसी कारण से इसको ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है इसी कारण से। तो पूर्ण चंद्रग्रहण
पहली बात तो बहुत जल्दी जल्दी होता नहीं है, पूर्ण चंद्रग्रहण होने में आपको टाइम चाहिए, मतलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं होगा, ऐसा बहुत कम स्थिति है, बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। 3 चंद्रग्रहण हो सकते हैं, कई बार 3-3 हो जाएंगे, लेकिन 4 नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 3 चंद्रग्रहणों में से कहीं एक पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, और 4 पूर्ण चंद्रग्रहण कैसे आप पूरा पाएंगे? 3 चंद्रग्रहण कहीं आप देखेंगे तो उनमें से एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, और 4 पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति जल्दी बनती ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक दशक में 4 से 5 ग्रहण की कुछ आप समझ सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं कि ऐसा होता है, तो ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं, है ना। तो लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता ही है, ठीक है ना। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा मतलब ऐसा दुर्लभ घटनाएं हैं, कम होती हैं, होंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये एक स्थिति हो गई। एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने ब्लड मून पढ़ा, ऐसे सुपर ब्लू ब्लड मून भी होता है। तो सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून जब एक साथ हो जाएगा, सुपर मून, ब्लू मून, देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है, यहां ध्यान दीजिए। हमने एक पढ़ा, 1 मिनट, हमने एक पढ़ा यहां पे देखिए ब्लू मून, और इसके पहले हमने पढ़ा सुपर मून। तो जब सुपर मून, ब्लू मून और ब्लू मून के साथ में ये ब्लड मून, तो तीनों जब एक साथ हो जाती हैं तो इसको सुपर ब्लू ब्लड मून कह देते हैं। तीनों एक साथ जब हो जाए, सुपर ब्लू ब्लड मून, ऐसा होना आप सोचिए, ऐसा होना कितना कठिन काम है, आप सोचिए, बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी चंद्रमा के बारे में आप जानते ही हैं, चंद्रमा पर कई उपग्रह छोड़े गए हैं, चंद्रयान के बारे में आप जानते हैं। ये सब करंट से अपडेट कीजिएगा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रमा के बारे में जितनी खोजबीन और सारी हो रही हैं, है ना, सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, जिनसे हम यही सब जानकारियां इकट्ठा करने के लिए उनको छोड़ते हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा, अब उसमें हम स्टार्ट करेंगे आगे की बातों को। तब तक इसको पढ़िएगा। आपका दिन रात जो भी हो, जब ये क्लास देख रहे हो, शुभ हो। थैंक यू सो मच।